हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अपने आप को अटैच करता है। इस सेशन पे हम जानेंगे इसे कि ये क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के लिए। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं स्टैटिस्टिकल या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस से रिलेटेड, ये वो तमाम मेरे यूट्यूब चैनल फ़ाद हुसैन CS से देखी जा सकती हैं। आप यूट्यूब पर आने के बाद फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, प्रेजेंटेशन स्लाइड या कोड, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद हैं, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किए जा सकती हैं तमाम चीज़ें। लिहाजा आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आप बर वक्त जान सकें और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पे कोई चीज़ें अपलोड की जाएँ आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को समझने से पहले एज़ यूजुअल हमें दोबारा से वो चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ रही है जो मैं बार बार अपने सेशंस के स्टार्टिंग में कर रहा होता हूँ, वो है शेप्स या डिस्ट्रीब्यूशन। शेप और डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये समझ में आती है वैल्यूज़ की कि हमारे पास आइदर वो यूनिवेरिएट हो, बाईवेरिएट हो या मल्टीवेरिएट वेरिएबल्स हो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस में हो या फिर डिस्क्रीट में हो, वो किस तरह से प्लॉट हो रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से प्लॉट हो रही है। तो इसी चीज़ को प्लॉट करने के लिए हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को भी पढ़ रहे होते हैं। एज़ वी हैव डिस्कस के डिस्ट्रीब्यूशन पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी ये होती है कि हम हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि एक तो डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीन, मॉड, मीडियन, सेंटर पर आ जाते हैं, और हर तरह की जो प्रोबेबिलिटी मालूम करने के तरीके होते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव, नेगेटिव स्क्यूड या फिर कस्टमाइज मैनर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही होती है। तो पॉजिटिव स्क्यूड में हमारे पास हम जो है वो टॉप पर लेफ़्ट साइड पर हुआ होता है और उस पर टेल जो है राइट हैंड साइड पर होती है। नेगेटिव में टेल लेफ़्ट पे और हम जो है हमारा राइट साइड पर होता है, जबकि मीन, मॉड, मीडियन तीनों अलग अलग स्टेट पर होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। सेंट्रल लिमिट की ज़रूरत हमें कब पड़ रही होती है? सबसे पहले तो हम कुछ डेफिनेशन समझते हैं, फिर विजुअलाइजेशन देखेंगे, और इस वक्त एक साइट भी यहाँ पर लिंक मौजूद है ऑनलाइन statsbook.com की, जहाँ पर हम इसे सिमुलेशन बेस भी देखेंगे। तो डेफिनेशन कहती है द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट दैट स्टेट्स दैट द सैम्पल मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल विल एज्यूम अ नॉर्मल फॉर्म, नियर नॉर्मल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि सैम्पल का मीन जो है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल की वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नियर टू नॉर्मल हो। इफ़ द सैम्पल साइज इज़ लार्ज इनफ, यानी अगर हमने किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में से लार्ज सैम्पल लिया और उस सैम्पल के मीन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, मल्टीपल सैम्पल लेने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इस शेप्स की बनेगी जो यहाँ पर हमने ND से रिप्रेजेंट किया, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्दर, in simple term, the theorem states that the sampling distribution of the mean approaches a normal distribution as the size of the sample increases regardless of the shape of the original population distribution। यानी जिस तरह से हमारे पास जिस तरह की भी डिस्ट्रीब्यूशन थी, इंडिविजुअल जो रॉ डेटा आपको दिया गया है, उस रॉ डेटा में से जैसे जैसे आप सैम्पल साइज को बढ़ाते जाएंगे और उस सैम्पल साइज की मीन को जब आप किसी जगह प्लॉट करते रहेंगे तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन एट लास्ट बनेगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास राइट स्क्यूड है, ठीक है, ये इस वक्त जो है वो एक प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हमारे पास राइट स्क्यूड है। तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास मौजूद है। एज्यूम करते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं नॉर्मल बनाना चाह रहा हूँ, तो इस वक्त मैं एज्यूम करूँगा कि हमारा जो सैम्पल का साइज़ है जो इससे लिया जाएगा वो 30 या 30 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 30 डेटा या उससे ज़्यादा हो। इस सैम्पल का जब मैं मीन लूँगा तो उस मीन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर प्लॉट करते रहेंगे, ठीक है। तो जब इन मीन वैल्यूज़ को प्लॉट करते रहेंगे तो एट लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। आइदर वो ये काम हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से करें, इससे करें या इससे करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है कि आपके पास किसी तरह की भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आप सैम्पल साइज को इंक्रीज़ करते रहें और उस सैम्पल के मीन को जब आप यहाँ पर रखेंगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक और पॉइंट यहाँ पर ये है जो मैं एट द लास्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल भी डिस्कस करूँगा कि जो हमारे पास ओरिजिनली हमारे पॉपुलेशन का मीन है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मीन जो है
सैम्पल के मीन के बराबर नहीं होता है। हम जानते हैं कि इसमें सैम्पल एरर होता है, यानी सैम्पलिंग एरर जो होता है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा है और सैम्पल का साइज़ छोटा होता है। लेकिन अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन में से फॉर एग्जांपल S1 सैम्पल लेते हो जो कि मोर देन 30 है, S2 लेते हो, और इसी तरह से आपने Sn तक या S10 तक के सैंपल लिए, इस Sn तक के मीन का जो मीन होगा, यानी ये तमाम मीन का मैं दोबारा मीन निकालूं जिसको मैं यहाँ पर डबल बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये डबल बार जो मीन होगा वो बराबर होगा आपके पॉपुलेशन के मीन के। ठीक है, ये चीज़ आपको सेकंड पॉइंट पर प्रॉपर्टीज़ पे बता रही होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कि अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ के मीन का भी मीन लेंगे तो वही पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। होप साउंड गुड के ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मज़ीद देखते हैं। देखें, जिस तरह से अभी मैंने लास्ट स्लाइड पर आपको डेफिनेशन के बाद कुछ रफ आइडिया दिया, यहाँ पर मज़ीद चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर इस तरह से है। ठीक है, तो मैं इसको रॉ पॉपुलेशन कह रहा हूँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे आप देख रहे हैं 2 इस वक्त मॉड मौजूद है, यही वजह है कि इसमें 2 हम्प मौजूद हैं। ठीक है, तो हम्प की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा है, जबकि हम जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम्प हमारे पास सेंट्रल पे एक ही होता है। इस वक्त ये इसका मीन है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया गया, और ये इसका सिग्मा है जो इसका वेरिएंस है। अब मैं इसमें से सैंपल ले रहा हूँ एक्स। ठीक है, इस एक्स की क्वांटिटी ग्रेटर होनी चाहिए, यही हमने देखा डेफिनेशन पे कि जैसे जैसे हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल के करीब होती जाएगी या बेहतर होती जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिशियंस टेस्ट 30 वो यूनिट है जिससे ज़्यादा या जिसके बराबर जब सैंपल होता है तो हम अच्छी तरीके से अपने सैंपल को रिटेन कर पाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं सैंपल लेता जा रहा हूँ उसके मीन को यहाँ पर प्लॉट किया जा रहा है। तो हमने n नंबर ऑफ जब मीन लिया तो ये सारे मीन प्लॉट होने के बाद शेप्स आप अगर इसका देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ गया। और अब हम अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पर जानते हैं कि हमारा मीन सेंटर पे होता है, मीन मॉड मीडियन तीनों चीज़ें। और अब हम किसी तरह की भी जो मॉडलिंग इसमें करना चाह रहे हैं या टेस्टिंग करना चाह रहे हैं या हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाह रहे हैं वो अब आसान हो गया एज कम्पेयर टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। यही चीज़ हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम बता रही थी। तो इसी तरह आप यहाँ पे एक फार्मूला देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं सिग्मा को डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ दी n, यानी जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं या यूनिट्स हैं, तो ये हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगी वो एक्चुअली वही वैल्यू रिटर्न करेगी, विच मीन जो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू होगी वही हमारे सैम्पल की भी वैल्यू बन जाएगी। अगर मैं इस फार्मूले से वैल्यूज़ को डिवाइड करूँगा, यानी पॉपुलेशन का जो यूनिट होंगे वेरिएंस की, उसको मैं टोटल नंबर ऑफ दी n से डिवाइड कर दूं तो उस बेस पर हमारे पास जो वेरिएंस होगा पॉपुलेशन का वो सैंपल के बराबर आ जाएगा, सैंपल के वेरिएंस के बराबर आ जाएगा। इसकी वजह ये है कि जब आप पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालते हैं ना तो पॉपुलेशन का वेरिएंस हमेशा ग्रेटर होता है सैंपल के वेरिएंस से। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बराबर हो जाती हैं। फर्दर मोर, अब हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन के फॉर्म पर हम जान चुके हैं। टू नोइंग हाउ इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज वेरी अबाउट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिशियंस आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ द मीन ऑफ द सैंपल साइज टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन वेरी अबाउट द पॉपुलेशन मीन। यानी स्टैटिस्टिशियंस इस बात को जानना चाह रहे हैं कि जो मीन ऑफ द पॉपुलेशन है वो किस तरह से सैंपल के मीन के साथ वेरी करता है, यानी जो पूरे रॉ डेटा का मीन है और हमारे सैंपल का मीन है, इनके दोनों के दरमियान किस तरह के फ़र्क मौजूद हैं सैंपल साइज़ से, और अगर हम इन सैंपल साइज़ को मज़ीद पॉपुलेट करें, बढ़ाएं या कम करें तो उसके मीन में या सैंपल के मीन में क्या फ़र्क आएगा। इस कॉन्सेप्ट को सेंट्रल लिमिट थ्योरम के साथ अटैच किया गया है। क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की? द मीन ऑफ द सैंपल मीन विल बी द सेम एज द पॉपुलेशन मीन, यानी जो सैंपल का मीन होना चाहिए वही पॉपुलेशन का मीन होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट उस वक्त होगा जब हम सारे सैंपल्स के साइज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे और सिग्मा को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ n से, तो सिग्मा यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन सेम आ जाएगा प्रॉपर्टी 1 में। प्रॉपर्टी 2 कहती है द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल मीन विल बी स्मॉलर दैन द STD ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ये पॉइंट अभी हमने देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो पॉपुलेशन का है वो ज़्यादा है सैंपल से, एंड विल बी द इक्वल टू द पॉपुलेशन व्हेन स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल। यही चीज़ हमने देखा यहाँ पर कि ये इक्वल उसी वक्त होंगे जब हम अपने वेरिएंस को डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट ऑफ n से, तो इस बेस पर दोनों के वेरिएंस जो हैं वो बराबर आ जाएंगे।
तो इस तरह से हमने ये जाना कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक्चुअली एक ऐसी अप्रोच है जिस अप्रोच में हमारे पास जिस तरह के भी पॉपुलेशंस हों या रॉ डेटा हो, हम उसे विथ रिस्पेक्ट टू द सैम्पल साइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना चाहते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो सैम्पलिंग एरर है, सैम्पलिंग एरर का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन का मीन होता है वो सैम्पल के मीन के बराबर नहीं होता, बल्कि उसमें फ़र्क रहता है। लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम साइज को इंक्रीज करते हुए ये चाहती है, ये बताना चाहती है कि हम दोनों के वेरिएंस को कम करते हुए सैम्पलिंग एरर कम करना चाहते हैं। यही वजह है कि मीन ऑफ द मीन, जिसको हमने डबल एस से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, वो बराबर आ जाता है पॉपुलेशन के मीन से। और जब हम अपने किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बना लेते हैं तो हम आसानी से अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को जब हम पढ़ेंगे या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वहाँ पर इन तमाम चीज़ों की यूजेज आएंगे और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी तो हमें और भी अच्छे तरीके से ये बातें समझ में आएंगी। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल सब आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। एट लास्ट हम उस लिंक को भी देख लेते हैं जिसमें इसी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशंस को विजुलाइज करके दिखाया गया है। तो इस वक्त मैं ऑनलाइन statsbook.com पर मौजूद हूँ। यही लिंक मेरे पीपीटी स्लाइड पे भी मौजूद है जो आप मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com से डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो मैं बिगिन पे क्लिक करूँगा। जैसे आप बिगिन पे क्लिक करेंगे तो सिमुलेशन बेस आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो क्लियर लोअर 3 पे यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्लियर्स हो जाएंगी। यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। नॉर्मल ऑलरेडी है तो मुझे नॉर्मल नहीं रखना है बल्कि मुझे यूनिफॉर्म रखना है। तो देखें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। आप स्क्यूड लेना चाहते हैं, स्क्यूड ले सकते हैं, ठीक है। कस्टम लेना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से ड्रैग करके किसी तरह की भी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से यूनिफॉर्म ले लेता हूँ, आप चाहें तो किसी तरह की भी ले लें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैम्पल डेटा लिखा हुआ है, यानी आप सैम्पल डेटा कितना लेना चाहते हैं। तो हमने देखा कि ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन 30 जो है वो बेहतर रहेगा। तो ये एनिमेटेड व्यू है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पता चलेगा। तो मैं मीन को यहाँ से कर देता हूँ 25 और यहाँ से चाहें तो आप दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर मीन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ और यहाँ पर मीडियन वाइज देख रहा हूँ। मर्जी आपकी जिस तरह की भी डिस्ट्रीब्यूशन दे। तो सबसे पहले तो मैं एनिमेटेड वे पर आता हूँ। तो एनिमेटेड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ से सैम्पल डेटा पॉइंट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है जो कि 25 होगा और इन 25 डेटा का मीन यहाँ पर ड्रॉप होगा। फिर तमाम डेटा से यहाँ पर इस वक्त ड्रॉप हो रहे हैं। देखें इसका मीन आ गया। इसी तरह से ये मीन ड्रॉप होता रहेगा और उस मीन का इसी तरह से मीडियन यहाँ पर आ रहा है। तो एक एक करके करने से बेहतर ये है कि मैं एक साथ 10,000 यहाँ पर सैंपल ले लूँ ताकि हमें एट लास्ट हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए। मैंने 10,000 पे क्लिक किया। आप देखें यहाँ पर शेप्स यहाँ पर फिट हो चुका है। आप यहाँ पर फिट पे चेक लगा दें तो ये देखें नॉर्मल साइन बन चुका है और यहाँ पे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से जब आप सैंपल की क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे और उसके मीन को डिस्ट्रीब्यूटेड करते जाएंगे मल्टीपल टाइम्स, ऐसी बात है ये तो जैसे मैंने क्लिक किया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम था जिसमें हम मल्टीपल सैंपल लेते जा रहे हैं, दोबारा पॉपुलेशन पे सैंपल को रख रहे हैं, फिर एक और रैंडम सैंपल ले रहे हैं, उसका मीन प्लॉट करते जा रहे हैं। तो वो एट लास्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड बन रहा है और उसके बाद जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर फर्दर टाइप्स की टेस्टिंग है वो आप इसको यूज़ करके अपने मकसद में इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। होप यू विल लाइक। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।